फ्राइडे सुबह मुंह के स्कूल से अलग एक और हाई स्कूल में एक स्टूडेंट रेस्टरूम के बाहर गार्ड बनकर खड़ा था। वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहा था, चाहे किसी की हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। रेस्टरूम के अंदर एक बड़ा लड़का एक और स्टूडेंट से पूछताछ कर रहा था। तूने कितना पैसा कमाया है? वो लड़का वही थीफ था जिसे मुंह ने पिछली बार बुरी तरह पीटा था। नर्वसली उसने थोड़े पैसे निकाले और बोला, बस 20,000 वन ही है। वो बड़ा लड़का, जिसकी बॉडी मुंह के ओरिजिनल फॉर्म जैसी ही थी, गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, ये तो मैंने जितना कहा था उसके आसपास भी नहीं है। उसका नाम था यंगजो और वो स्कूल का टॉप बुली लग रहा था। वो छोटा थीफ, जो क्लियरली यंगजो का चमचा था, रोने लगा। कांग ने इंटरफियर कर दिया, सारा प्लान बिगाड़ दिया। उसकी असली पहचान वो लोग नहीं जानते थे। कांग का नाम सुनते ही यांगजो का दिमाग घूम गया। उसने दीवार पर एक जोरदार पंच मारा और उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से लाल हो गया। कांग बार बार उसके काम में टांग अड़ा रहा था और अब यांगजो ने ठान लिया था कि उसे पकड़कर सजा देगा। लेकिन कांग का पता लगाना आसान नहीं था, इसलिए उसने अपने चमचा को तुरंत सबको इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया। कांग को पकड़ने का मिशन चालू हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है सैटरडे इवनिंग पर, जहां मू और कांग साथ साथ स्ट्रीट्स में घूम रहे थे। कांग ने अचानक अपनी फीलिंग्स शेयर करनी शुरू की। मैं पहले बिना वजह लड़ता रहता था, बस थग लोगों को देख के पीट देता था, लेकिन जब से मुंह से मिला हूं, मुझे रियल में फाइटिंग का मजा आने लगा है, एक रीजन के साथ, कंट्रोल में रहकर। मुंह ने मजाक में कहा, तो फिर अब किसी रैंडम को ढूंढने के बजाय मुझसे ही फाइट क्यों नहीं कर लेते? दोनों एंजॉय करेंगे। कांग ने हंसते हुए मना कर दिया। मुंह उसकी फाइट लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसने वादा किया, वन डे हम प्रॉपर रीमैच करेंगे। तभी मुंह ने दूर से धुआं उठता देखा। कांग ने भी नोटिस किया और तुरंत हवा सूंघते ही बोला, सिगरेट स्मोक लग रही है। इतने लोग एक साथ स्मोक कर रहे हैं क्या? बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपना मास्क और ग्लासेस पहन लिया और समझ गया कि आज का पहला टारगेट मिल चुका है। जैसे ही डेंस स्मोक की आड़ में कांग साइलेंटली अप्रोच करता है, दो लड़के एली के एंट्रेंस पर दिखते हैं और बाकी अंदर खड़े थे। एक लड़के ने कांग को देख लिया, लेकिन सोचा शायद कोई रैंडम पासर बाई है। एरोगेंटली उसने बोला, वॉलेट निकाल और दे दे। कांग को यकीन हो गया, यही उसका सही टारगेट है। उसने बिना सोचे उस लड़के के फेस पर पंच मार दिया। दूसरे लड़के ने कांग को रिकॉग्नाइज कर लिया। ये तो वही फेमस बुली हंटर है। चिल्लाते ही अंदर के बाकी लड़कों का ध्यान खींच गया। अब कांग के सामने कम से कम 5 और बुलीज थे। कांग थोड़ी देर के लिए चौंक गया। इतनी बड़ी गैंग की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे याद आया वो अकेला नहीं है। उसने तुरंत मुंह को आवाज दी। मुंह, जिसने पहले ही अपना चेहरा छुपाने के लिए जैकेट पहन रखा था, एक्साइटमेंट से ब्लश कर रहा था, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा था। डर से नहीं, एक्साइटमेंट की वजह से। उसे फाइट शुरू करने के लिए हमेशा किसी से फर्स्ट हिट चाहिए होती है। उसी वक्त कांग को पंच करने वाला लड़का मुंह के पास आता है, उसका पैर पकड़ता है और पूछता है, तू इसके साथ है क्या? मुंह के लिए यही काफी था। उसने इसे फर्स्ट अटैक मान लिया और फाइनली लड़ाई में उतर गया। कुछ ही मिनटों में मुंह और कांग ने उन थग्स की अच्छी धुलाई कर दी, लेकिन मुंह डिसअपॉइंट हो गया। ये लोग तो बिल्कुल कमजोर निकले, 2 पंच में ही गिर गए। कांग को आउटकम से कोई दिक्कत नहीं थी, वो खुश था। तभी उसे जमीन पर एक छोटा बैग मिला। उसने तुरंत उसे उठाया और उसके ओनर को दे दिया। ओनर थी एक रेड हेयर्ड लड़की, जो टोटली परेशान और हेल्पलेस थी, लेकिन वो कोई स्ट्रेंजर नहीं थी। कांग ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो उसकी क्लासमेट थी, जिसे वो सीक्रेटली पसंद करता था। कांग कुछ बोल ही पाता, उससे पहले ही कुछ और लड़के सीन में एंटर कर जाते हैं। ड्रैगन लिंग वार्निंग देने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह ऑलरेडी अलर्ट हो चुका था। ये रैंडम लोग नहीं थे। लड़ाई शुरू होने से पहले उनमें से एक थग ने मैसेज भेज दिया था, कांग स्पॉटेड। मैसेज पहुंचा था यांगजो तक, और अब यांगजो अपने पूरे गैंग के साथ वहां आ चुका था, रेडी टू पनिश कांग फॉर रूइनिंग देयर सो कॉल्ड बिजनेस। कांग समझ गया, अब टाइम आ गया है सीरियस होने का। उसने बिना हेजिटेशन अपना वेपन निकाला और फाइट कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो गया। उधर मुंह का डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन एकदम एक्साइटमेंट में बदल गया, जब उसे समझ आया कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, असली मजा तो अब शुरू होने वाला था। यांगजो के कमांड पर उसकी पूरी गैंग ने एक साथ मुंह और कांग पर हमला कर दिया। किसी भी हालत में उन्हें गिराने का ठान चुके थे। कांग और मुंह दोनों बिल्कुल काम खड़े थे, बस उनका पहला मूव होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुंह अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो इतने थ्रिल्ड था एक ऑल आउट ब्रॉल के ख्याल से कि उसकी एक्साइटमेंट के चलते उसके मुंह से अनकंट्रोलेबली लार टपकने लगी। मुंह ने कांग का कुछ बोलने का इंतजार नहीं किया।
एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना उसने सामने खड़े लड़कों पर हमला कर दिया, एक एक करके सबको सिंगल स्ट्राइक में गिराते हुए जैसे कोई गेम खेल रहा हो। उसने 3 को तो सीधा नॉकआउट कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे लगा इससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं हो सकता, एक हैवी स्लैप सीधा उसके फेस पर पड़ा। और हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि यांगजो था। सिर्फ एक एफर्टलेस मूव में यांगजो ने मुंह को ऑफ गार्ड पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। गुस्से में यांगजो ने डिमांड किया, 2 क्यों हैं? मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही होना चाहिए। उधर कैओस से थोड़ी दूरी पर रेड हेयर्ड लड़का हाजुन, जो पिछले दिन मू और कैंग की फाइट देखकर डिस्गस्टेड हो गया था, वहां से गुजर रहा था। वो बड़बड़ा रहा था कि उसकी कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम और आगे बढ़ा, लड़ाई की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई और वो देखने चला गया कि वहां क्या चल रहा है। जो उसने देखा वो एक मेस था। एक झुंड जैसे लड़के आपस में लड़ रहे थे, जैसे कोई जंगली बकरियों का झुंड हो। पिछली बार की तरह हाजुन को यह सब देखकर फिर से घिन सी होने लगी, लेकिन जैसे ही वो इग्नोर करके वापस जाने वाला था, उसकी नजर कॉर्नर में खड़ी लड़की पर पड़ी और कैंग उसके सामने खड़ा था, उसे पूरी जान से प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार। उस पल हाजुन वहीं फ्रीज हो गया। वो लड़की को देखकर कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ जिससे उसका गुस्सा एकदम एक्सप्लोड हो गया। दरअसल हाजुन की फाइट से नफरत की असली वजह उसके बचपन में थी, जब उसके पिता एक एमएमए चैंपियन थे। हाजुन के लिए उसके पिता सब कुछ थे। वो उनका रिस्पेक्ट करता था, एडमायर करता था और उन्हें सबसे स्ट्रांग इंसान मानता था। वो अपने पिता को हीरो मानता था। लेकिन सब कुछ तब बदलने लगा जब उसके पिता ने इलीगली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। शुरू में तो कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बेकाबू हो गया। उसके पिता एडिक्टेड हो गए और उन ड्रग्स का असर उनके दिमाग पर भी दिखने लगा। तब हाजुन बहुत छोटा था। उसे ड्रग्स या एडिक्शन की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके हीरो की इमेज टूटने लगी। उसका घर एक डरावने नाइटमेयर में बदल गया था। एक दिन उसकी मां, जो बार बार पिटती रहती थी, आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए भाग गई, लेकिन वो अपने बच्चों को साथ नहीं ले जा सकी। हाजुन वहीं रह गया अपनी छोटी बहन के साथ, जिसे उसे बचाना था। कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को अपनी बहन के लिए शील्ड बना लिया। वो हर मार अपने ऊपर लेता था ताकि उसकी बहन सेफ रहे, लेकिन अंदर से वो जानता था ये जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती। एक दिन उसने फैसला लिया, वो बाहर निकलेगा इस नरक से। उसने अपने पिता की फाइट्स रिपीट करके देखनी शुरू की। उनकी मूव्स, टेक्निक्स, सब कुछ ध्यान से सीखा। सीक्रेटली प्रैक्टिस करता रहा। साल बीते और धीरे धीरे हाजुन भी अपने पिता जितना बड़ा हो गया। एक दिन जब उसके पिता ने बिना वजह उसके फेस पर स्लैप मारा, हाजुन ने पहली बार बिना रुके पंच मार दिया। उसने सब कुछ झेल लिया था, लेकिन अब और नहीं। अब वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसे रोक सके। उसके पिता स्टंट रह गए। हाजुन ने पहली बार सामने खड़े होकर विरोध किया था, लेकिन ये देखकर उसके पिता और ज्यादा वायलेंट हो गए। रेज में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हाजुन की रूह कांप गई। अब तुझे ही नहीं, तेरी बहन को भी मार डालूंगा। वो मोमेंट था जब हाजुन ने अपना कंट्रोल खो दिया। गुस्से और डर के इमोशन से भरे हुए उसने वो कर डाला जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसने अपने पिता को मार डाला। यस, हाजुन ने मर्डर किया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी सिचुएशन समझी। उसे सिर्फ 1 साल जुवेनाइल डिटेंशन की सजा हुई। टाइम काटने के बाद वो वापस स्कूल आया, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल के दौरान भी वो दिन रात मेहनत करता, पैसे कमाता ताकि खुद और अपनी बहन की जिंदगी चला सके। बीमार पड़ने या चोट लगने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसका शरीर ही उसकी सबसे बड़ी एसेट था। इसलिए जब वो मू और कैंग जैसे लोगों को अपनी बॉडी रेकलेस तरीके से फाइट्स में झोंकते देखता तो उसे घिन आती थी। लेकिन अब इस बार सब कुछ अलग था। अब वो नजरें फेर नहीं सकता था। अब इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस लड़की की सेफ्टी दांव पर थी, और वो लड़की थी उसकी बहन। यस, उसका नाम था दलजून, और उसे अब तक पता भी नहीं चला था कि उसका भाई पास ही खड़ा है। हाजुन सोच रहा था वो यहां कैसे पहुंच गई, लेकिन अब सवाल मायने नहीं रखते थे। अब सिर्फ एक चीज मैटर करती थी, उसे सेफ रखना। वो लड़की तो अनअवेयर थी, लेकिन यांगजो भी किसी को नोटिस नहीं कर रहा था। वो तो बस इसी बात से कंफ्यूज्ड था कि इस बार 2 बुली हंटर क्यों आ गए। अफसोस, मुंह बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। ड्रैगनलिंग डरते डरते अपने मास्टर को जगाने की कोशिश कर रहा था। सोच रहा था फाइट खत्म हो चुकी है और अब अगला बुली हंटर निपटाना है। उसी टाइम अचानक एक शैडो पीछे से आई। एक दमदार, तेज और अचानक स्ट्राइक के साथ हाजुन ने यांगजो के वीक स्पॉट पर हमला कर दिया। यांगजो पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ा गया
घुटनों पर गिर पड़ा, शॉक्ड कि पीछे से हमला करने की हिम्मत किसने की। लेकिन ये सब बस शुरुआत थी। हाजुन ने एक हाथ से उसका सिर पकड़ा और पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा। बड़ा वाला गिर चुका था। उधर ड्रैगनलिंग अब भी मुंह को जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आवाजें तेज हो रही थीं, लेकिन इससे पहले कि वो काम पूरा करता, हाजुन उसके ऊपर से निकल गया। उसे हर्ट नहीं किया, बस उस पर पैर रखकर आगे बढ़ गया ताकि अपनी बहन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कांग को उसकी प्रेजेंस का एहसास थोड़ी देर बाद हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये बंदा है कौन और यहां क्यों आया है। लेकिन उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन तब हुआ जब एक ब्लिंक में हाजुन ने 2 बुलीज को ऐसे गिरा दिया जैसे कुछ था ही नहीं। अब सिर्फ 2 थग्स बचे थे और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, हाजुन उनके पास पहुंचा, उनके स्टंड चेहरों को पकड़ा और दोनों के सिर पास की दीवारों पर दे मारे। फिर जैसे ही हाजुन कांग के सामने पहुंचा, उसने एक कोल्ड और सीरियस नजर डाली और कहा, इन सब ने वो लाइन क्रॉस कर दी जो कभी सोचनी भी नहीं चाहिए थी। कैंग को तुरंत समझ आ गया कि हाजुन बाकी थग्स जैसा नहीं है। वो क्लियरली उस लड़की के लिए यहां आया था। थोड़ा पैनिक होते हुए कैंग ने उसे सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही दलजून ने जोर से चिल्ला दिया, ब्रदर! कैंग हैरान रह गया। अब तो लग रहा था कि दलजून और ये लड़का सच में भाई बहन हैं। फेस देखकर तो साफ लग रहा था, लेकिन उससे पहले कि कैंग कुछ और सोच पाता, हाजुन ने मौका देखते ही हमला कर दिया। कैंग एक चैंपियन बॉक्सर था, रिफ्लेक्स तेज थे, इसलिए उसने जल्दी से एक रैंडम पंच फेंका खुद को डिफेंड करने के लिए। लेकिन हाजुन ने उसे इजीली डॉज किया और एक परफेक्ट ओपनिंग पकड़ ली। सरप्राइजिंगली पंच या किक की बजाय हाजुन ने बस कांग के कंधे पर हाथ रखा और एक जोरदार पुश दिया। कैंग लड़खड़ाया, लेकिन उसे चोट नहीं लगी। बिना टाइम वेस्ट किए हाजुन ने डरी हुई दलजून का हाथ पकड़ा और कहा, होश में आओ और मेरे साथ भागो। दोनों भागने लगे, लेकिन दलजून कुछ ही कदम चली थी कि उसका छोटा सा नीला वॉलेट उसके हाथ से गिर गया। उसे पता भी नहीं चला। हाजुन के पास उसे बताने का वक्त नहीं था, क्योंकि अब सामने एक और बड़ा खतरा खड़ा था और वो था यांगजो। इस बार यांगजो सीरियसली पिस्ड ऑफ था। वो गली के एग्जिट को ब्लॉक करके खड़ा था, आंखों में आग थी। वो गुस्से में चिल्लाया, कौन है ये लोग और ये सब बर्बाद क्यों कर दिया? लेकिन हाजुन के पास न उसका सवाल सुनने का टाइम था और न जवाब देने का मूड। वो बस यहां से निकलना चाहता था। पर इससे पहले कि हाजुन कुछ करता, कोई और आगे आया और यांगजो को एक जोरदार पंच मारा, सीधा उसके फेस पर। वो था मुंह। वो अब होश में आ चुका था और उसने मौका देखकर बैकफायर किया। हाजुन ने मुंह को अभी तक नोटिस नहीं किया था, तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुआ। ये कौन है और कहां से आया रास्ता साफ करने? लेकिन टाइम नहीं था सोचने का। हाजुन ने मौका पकड़ा और अपनी बहन दलजून को लेकर भाग निकला। वहीं मुंह फाइट में वापस आकर इतना एक्साइटेड था कि सिर्फ बीट होने से नहीं, बल्कि अब खुद भी पंचेस बांटने का मौका मिल रहा था। कैंग ने उसे डांटा, तूने अपना फेस एक्सपोज क्यों कर दिया? अब सबके लिए इजी टारगेट बन गया है। उधर यांगजो स्ट्रगल कर रहा था, सिर्फ खड़ा हो पा रहा था। कंफ्यूज्ड और चक्कर खाता हुआ उसने सिर उठाया और दूर भागते हुए 2 इल्जिमिस को देखा। वो उन्हें रोक नहीं सकता था, पीछा भी नहीं कर सकता था, और ये रियलाइजेशन उसके अंदर का गुस्सा उबालने लगा। गंदी गालियां बकते हुए वो बोला, मैं इन्हें फिर ढूंढ निकालूंगा और उस दिन एक एक को फाड़ डालूंगा। सीन शिफ्ट होता है कुछ घंटे बाद। कैंग ने यांगजो की एक सिंपल स्केच बनाई थी। वो मुंह को समझा रहा था कि ये बंदा असल में है कौन और अब आगे क्या करना है। कांग के हिसाब से यांगजो एरिया के सबसे नोटोरियस डिलिंक्वेंट्स में से एक था, लेकिन बात सिर्फ उसी की नहीं थी। उस जैसे 2 और थे, क्वाक दुगवान कुकू हाई स्कूल से और किम चुंगू विसल हाई स्कूल से। तीनों मिलकर जाने जाते थे एक नाम से, गोडोरी। तीनों अपने अपने स्कूल के टॉप बुली थे। मुंह को बाकी 2 के बारे में कुछ नहीं पता था और फिलहाल कांग भी उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था। वो बस मुंह को पूरी सिचुएशन समझा रहा था। कैंग ने बताया कि पहले इन लोगों से इतना ट्रबल नहीं होता था, लेकिन जब से यांगजो आया है सब बदल गया है। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गोदोरी के कमांड में लोग खुलेआम दिन दहाड़े एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। कैंग ने यह भी बताया कि जिन लड़कों से पहले लड़ाई हुई थी, यांगजो के आने से पहले वो शायद गोदोरी गैंग का हिस्सा थे, लेकिन डायरेक्टली यांगजो के अंडर नहीं थे। अब तक जो कुछ भी कैंग ने देखा और एनालाइज किया, उससे उसे लग रहा था कि यांगजो ही इस गैंग का रियल लीडर है और इसलिए वो इतने अथॉरिटी में एक्ट कर रहा था। कैंग ने बड़ी केयरफुल और डिटेल से सारी बात समझाई, लेकिन मुंह अब भी कंफ्यूज्ड दिख रहा था, जैसे उसे एक शब्द भी समझ नहीं आया हो। उसने कैंग से कहा, भाई दोबारा समझाना, ये डिलिंक्वेंट और एक्सटॉर्शन वाला पार्ट मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
जब मू ने यह भी कहा कि घोडोरी मतलब क्या होता है, कंग का दिमाग फिर गया। उसने स्नैप करते हुए कहा, तुम्हारे पास दिमाग है भी या डेकोरेशन के लिए रखा है? उसी वक्त ड्रैगन लिंग अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला। अपने मास्टर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। कैंग पूरा शॉक्ड था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ड्रैगन लिंग असल में क्या है, और उसकी सडन एंट्री ने उसे टोटली ऑफ गार्ड कर दिया। वो उसे कंफ्यूज्ड होकर घूरता रहा और धीरे से बड़बड़ाया, कैसा फ्रॉग ऐसे बोल सकता है? ऑब्वियसली उसे फ्रॉग बुलाना ड्रैगन लिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो अब भी खुद को एक पावरफुल ड्रैगन मानता था। मू हमेशा की तरह चिल मोड में उसे अपनी असिस्टेंट या शायद दोस्त जैसा कुछ इंट्रोड्यूस करता है, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा वियर्ड हो जाती है। अब कैंग को मू को लेकर बहुत ज्यादा डाउट होने लगा था। मू की पूरी क्लूलेसनेस, यहां तक कि उसे वीक के डेज तक नहीं पता, ये देखकर कैंग को लगने लगा कि शायद उसे बेसिक चीजों की भी कोई नॉलेज नहीं है, और अब तो एक वॉकिंग टॉकिंग फ्रॉग भी उसकी असिस्टेंट बन गया था। कैंग ने जल्दी ही समझ लिया कि वो किसी बहुत ही अजीब मैस में फंस चुका है। मू सीक्रेटली थोड़ा इंप्रेस था कि एक सिंपल ह्यूमन जैसे कैंग ने ऑलरेडी समझ लिया था कि वो ओरिजिनली इंसान नहीं है। फिर दोनों एक ही टाइम पर बोल उठे। कैंग ने ओपनली पूछा, क्या तुम एलियन हो? और मू ने कैजुअली रिप्लाई किया, मैं तो गॉड हूं। बट कैंग को मू में कोई भी गॉड वाइब्स नहीं दिखी, और अपनी क्लूलेस नेचर को प्रूव करते हुए मू ने तुरंत पूछा, एलियन मतलब क्या होता है? उसे सच में पता ही नहीं था एलियन क्या होता है। ये पूरा हिलेरियस बैक एंड फोर्थ प्रेसिडेंट किम के घर में हो रहा था। वो भी सोच रही थी कि ये लोग यहां हैं क्यों, और ऊपर से उसे मजबूरी में मुंह की फटी हुई शर्ट सिलनी पड़ रही थी। कुछ देर बाद उसका इरिटेटेड फेस थोड़ा सॉफ्ट हो गया जब ड्रैगन लिंग धीरे से आकर उसके पैरों के पास बैठ गया और उसका फोन लेकर खेलने लगा। अब कैंग ने मुंह के टाइनी ब्रेन के लिए चीजें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। उसने कहा, चाहे तुम गॉड हो या एलियन, फिलहाल हमारा टारगेट वही है जिसने तुम्हें स्लैप मारा था और नीचे गिरा दिया था। उसके बाद तुमने उसे पंच किया था। कैंग क्लियरली ब्लेम कर रहा था यंगजो को हर उस चीज के लिए जो दलजून के साथ हुई थी, और जैसे ही उसे दलजून की हालत याद आई, कैंग का खून गुस्से में उबलने लगा। मू को भी अब फाइनली समझ आ गया कि उन्हें फोकस किस पर करना है। अजीब बात यह थी कि मू को उस रियल फाइट से खुशी हो रही थी। उसे यांगजो से पिटने का एक्सपीरियंस भी थोड़ा स्पेशल लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मू को सच्चाई पता थी। वो जानता था कि वो यांगजो से प्रॉपर फेयर फाइट में जीत नहीं सकता, स्पेशली अपनी करंट हालत में। सिर्फ साइज डिफरेंस ही उसे हार्ड चैलेंज बना रहा था। फिर भी मू फिर से एक्साइटेड फील करने लगा। किसी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान से लड़ने का थॉट ही उसे बेस्ट चैलेंज जैसा लगने लगा। लेकिन अगले ही मोमेंट रियलिटी ने उसे जोर से हिट किया। वो इजीली फिर से नीचे गिर सकता है। अब वो जानता था उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उससे भी ज्यादा जितनी अब तक की है। कैंग भी अग्री करता है। वो कहता है कि मू अभी यांगजो के लिए रेडी नहीं है और उसे अपने जिम में आकर ट्रेन करना चाहिए, लेकिन मू तुरंत मना कर देता है। उसे कैंग का ट्रेनिंग स्टाइल पसंद नहीं था, जो सिर्फ बेयर नकल फाइट पर फोकस करता है। मू को लगता है उसे कुछ टोटली डिफरेंट चाहिए, कुछ ज्यादा इंटेंस, ज्यादा डाइवर्स और वे रफर ट्रेनिंग चाहिए। तभी ड्रैगन लिंग, जो किम का फोन लेकर खेल रहा था, अचानक एक्साइटेड हो गया। वो जंप करके मुंह की तरफ आया और बोला, मुझे मिल गया वो जो तू ढूंढ रहा था। वो एक वीडियो थी, प्रोबेबली ऑनलाइन, जिसमें एक अंडरग्राउंड अरीना में चैलेंज चल रहा था। वीडियो में एक अनडिफीटेड फाइटर था जिसकी 13 जीत की स्ट्रीक थी और जो यूजुअली अपने ओपोनेंट्स को कुछ सेकंड्स में हरा देता था। उस फाइट को स्ट्रीम कर रही लड़की ने पूछा, कोई है जो इस गाय का सामना करने की हिम्मत रखता है? और फिर चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो गईं। उसने अनाउंस किया, विनर को मिलेगा 1 मिलियन वॉन। अब मू और कैंग दोनों वीडियो को ध्यान से देखने लगे और लड़की की बातें सुनते रहे। लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो तब हुआ जब कैंग ने उस अनडिफीटेड फाइटर को पहचाना। उसने कंफर्म किया, ये गोडोरी गैंग का मेंबर है। मू ने और क्लैरिटी के लिए कैंग से पूछा, मतलब तुम कह रहे हो ये उसी गैंग का हिस्सा है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था? कैंग ने सिर हिलाकर हां कहा, और बस इतना सुनना मुंह के लिए काफी था। अब उसका अगला गोल क्लियर था। वो इस चांस का यूज करके खुद को ट्रेन करेगा, यांगजो को हराएगा और उसके बाद गोदोरी गैंग को एक एक करके गिराएगा। वो सब अर्थ पर हो रहा था, लेकिन डिवाइन रेल्म में हालत काफी ज्यादा सीरियस थी। एक पावरफुल मैजिकल अटैक सीधे अर्थ गॉड के डोमेन पर पड़ा था। अटैक इतना ज्यादा डेविस्टेटिंग था कि उसे देखकर साफ लग रहा था ये लूसीफर का काम है। लूसीफर अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था अर्थ की बैरियर को तोड़ने में।
वो हर हाल में मुंह को खत्म करने का मौका चाहता था। इस बार उसने अपने लिमिट से भी आगे जाकर खुद को पुश किया था। उसे पूरा यकीन था कि उसने बैरियर में एक क्रैक बना ही दिया है, और अगर उसने इस मोमेंट का फायदा नहीं उठाया जब मुंह अब भी वीक था, तो जैसे ही मुंह की स्ट्रेंथ वापस आती, वो खुद लाइफ और डेथ सिचुएशन में फंस सकता था। जैसे ही मिनी अर्थ के आसपास का स्मोक और डस्ट क्लियर होने लगा, लूसीफर की नजरें उस पर टिकी रहीं, डेस्परेटली रिजल्ट देखने के लिए। लेकिन जो उसने देखा, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। मिनी अर्थ बिल्कुल अनहार्म थी। लूसीफर के अल्टीमेट मूव के बाद भी उसके बैरियर पर एक भी स्क्रैच तक नहीं था। एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी लूसीफर अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे पूरा भरोसा था कि अब तक बैरियर टूट जाना चाहिए था। उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गई जब उसे वो दिन याद आया जब मू ने सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से लूसीफर के प्लैनेट का बैरियर तोड़ दिया था और उस बदसूरत लड़के को ऐसे अंदर फेंका था जैसे कोई बेकार सी चीज हो, बिना एक सेकंड के लिए लूसीफर की परमिशन या सोच की परवाह किए। अब लूसीफर लाख कोशिश करके भी वैसा कुछ नहीं कर पा रहा था, और यही बात उसे अंदर से फाड़ने लगी। उसे लगने लगा वो गुस्से से फट जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।